हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ठोकर। गौरिका ने आंखें खोली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक क्षण के लिए तो सब कुछ धुंधला सा लगा, मानो कोई डरावना सपना देख रही हो। उसने कराहते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की थी। सरला ओ सरला, उसने बेहद कमजोर स्वर में अपनी सेविका को पुकारा, लेकिन उसकी पुकार छत और दरवाजों से टकराकर लौट आई। कहाँ मर गई, कहते हुए गौरिका ने सारी शक्ति जुटाकर उठने का यत्न किया। तभी खून में लथपथ अपने हाथ को देखकर उसे झटका सा लगा और वो सिर दर्द भूलकर खून खून चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी थी। गौरिका की चीख सुनकर पड़ोस के दरवाजे खुलने लगे और पड़ोसने निशा और शिखा दौड़ी आई थी। क्या हुआ गौरिका, दोनों ने संवेद स्वर में पूछा। खून में लथपथ गौरिका को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। गौरिका अधिक देर तक खड़ी नहीं रह सकी, वो दरवाजे के पास ही बेसुध होकर गिर पड़ी। तब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। निशा और शिखा बड़ी कठिनाई से गौरिका को उठाकर अंदर ले गईं। वहां का दृश्य देखकर वो तो भय से कांप उठी। दीवान पूरी तरह खून से लथपथ था। गौरिका के सिर पर गहरा घाव था, किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया था। शिखा ने भी सरला को पुकारा था, पर कोई जवाब ना पाकर वो स्वयं ही रसोई घर से थोड़ा जल ले आई थी और उसे होश में लाने का यत्न करने लगी थी। निशा ने तुरंत गौरिका के पति कौशल को फोन कर सूचित किया था। अन्य पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सभी इस घटना पर आश्चर्य जाहिर कर रहे थे। बड़े से 5 मंजिला भवन में 30 से अधिक फ्लैट थे। मुख्य द्वार पर 2 चौकीदार दिन रात उस अपार्टमेंट की रखवाली करते थे। नीचे ही उनके रहने का प्रबंध भी था। इस साई रेजिडेंसी के ज़्यादातर निवासी वहाँ लंबे समय से रह रहे थे और भवन को पूरी तरह सुरक्षित समझते थे। अतः इस प्रकार की घटना से सभी का भयभीत होना स्वाभाविक ही था। आनन फानन में कौशल भी आ गया। उसका ऑफिस अधिक दूर नहीं था, पर आज ऑफिस से फ्लैट तक पहुंचने का 15 मिनट का समय उसे एक युग से भी लंबा प्रतीत हुआ था। अपने घर का दृश्य देखते ही कौशल के हाथों के तो तोते उड़ गए। घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था। लोहे की अलमारी का सेफ खुला पड़ा था और सामान गायब था। सरला सरला, कौशल ने भी घर में घुसते ही उसे पुकारा था, पर उसे ना पाकर एक झटका सा लगा, उस भरोसे को जो उन्होंने सरला को लेकर बना रखा था। सरला को गौरिका और कौशल ने सेविका समझा ही नहीं था। वो घर का काम करने के साथ ही गौरिका की सहेली भी बन बैठी थी। कौशल का पूरा दिन तो दफ्तर में बीतता था। घर लौटने में रात के 9-10 भी बज जाते थे। कौशल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर था। वैसे भी काम में जुटे होने पर उसे समय का होश ही कहाँ रहता था। गौरिका से कौशल का विवाह हुए मात्र 10 महीने हुए थे। गौरिका एक संपन्न परिवार की 2 बेटियों में सबसे छोटी थी। पिता बड़े व्यापारी थे, अतः जीवन सुख सुविधाओं में बीता था। माता पिता ने भी गौरिका और उसकी बहन चारुल पर जी भर कर प्यार लुटाया था। अभाव किस चिड़िया का नाम है, ये तो उन्होंने जाना ही नहीं था। कौशल का परिवार अधिक संपन्न नहीं था, पर उसके पिता ने बच्चों की शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी। विवाह में गौरिका के परिवार द्वारा किए गए खर्च को देखकर कौशल हैरान रह गया था। 4-5 दिनों तक विवाह का उत्सव चला था। 3 अलग अलग स्थानों पर रस्में निभाई गईं। उस शान और शौकत को देखकर मित्र व संबंधी दंग रह गए थे, पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था कौशल। उसने अपने परिवार में धन का अपव्यय कभी नहीं देखा था। जहाँ जितना आवश्यक हो उतना ही व्यय किया जाता था, वो भी मोल तोल के बाद। सुंदर चुस्त दुरुस्त गौरिका गजब की मिलनसार थी। 10 महीने में ही उसने इतने मित्र बना लिए थे जितने कौशल पिछले 5 सालों में भी नहीं बना सका था। अब दिन रात मित्रों का आना जाना लगा रहता। माता पिता ने उपहार में गौरिका को घरेलू साजो सामान के साथ एक बड़ी सी कार भी दी थी। कौशल कार्यालय आने जाने के लिए अपनी पुरानी कार का ही इस्तेमाल करता था। गौरिका अपनी मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के लिए अपनी नई कार का प्रयोग करती थी।
मायके में कभी तिनका उठाकर इधर उधर ना करने वाली गौरिका ने मित्रों के स्वागत सत्कार के लिए इस फ्लैट में आते ही 3 सेविकाओं का प्रबंध किया था। घर की सफाई और बर्तन मांजने वाली अधेड़ उम्र की दमयंती साईं रेजिडेंसी से कुछ ही दूरी पर झोंपड़ी में रहती थी। कपड़े धोने और प्रेस करने वाली सईदा सड़क पार बने नए उपनगर में रहती थी। सरला को गौरिका ने रहने के लिए निचली मंजिल पर कमरा दे रखा था। वो भोजन बनाने, मित्रों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उसके साथ खरीदारी करने, सिनेमा देखने जाती थी। 4-5 माह में ही सरला कुछ इस तरह गौरिका की विश्वास पात्र बन बैठी थी कि उसके गहने संभालने, दूध, समाचार पत्र आदि का हिसाब किताब करने जैसे काम भी वो ही करने लगी थी। कुछ दिनों के लिए कौशल के माता पिता बेटे की गृहस्थी को करीब से देखने की आकांक्षा लिए आए थे और नौकरों का एक छत्र साम्राज्य देखकर दंग रह गए थे। उसकी माँ ने दबी जबान में कौशल को समझाया भी था, बेटा 2 लोगों के लिए 3 सेवक, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारा सारा वेतन इसी तरह उड़ा देगी। अभी से बचत करने की सोचो, नहीं तो बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। माँ, गौरिका हम जैसे मध्यम परिवार से नहीं है। उसके यहाँ तो नौकरों की फौज रखना साधारण सी बात है। हम उससे ये आशा तो नहीं कर सकते कि वो बर्तन मांजने और घर की सफाई करने जैसे कार्य में अपने हाथों से करेगी। कौशल ने उत्तर दिया। कपड़े धोने के लिए मशीन है बेटे, माँ बोली। साफ सफाई के लिए आने वाली दमयंती भी ठीक है, पर दिन भर घर में रहने वाली सरला मुझे फूटी आंखों नहीं बाती। कपड़े, गहने, रुपए, पैसे आदि की जानकारी उसे भी है। किसी तीसरे को इस तरह अपने घर के भेद देना ठीक नहीं है। उसकी आंखें मैंने देखी हैं, घूर कर देखती है सब कुछ। काम रसोई घर में करती है, पर उसकी नज़रें पूरे घर पर रहती हैं। मुझे तो तुम्हारी और गौरिका की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। माँ, ये चिंता करनी छोड़ो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। सरला 6 माह से यहाँ काम कर रही है, पर कभी एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। गौरिका को तो उस पर अपनों से भी अधिक विश्वास है। कौशल ने बोझिल हो आए वातावरण को हल्का करने का प्रयत्न किया था। रहने भी दो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। हम 2-4 दिनों के लिए घूमने आए हैं, तुम क्यों व्यर्थ ही अपना मन खराब करती हो। कौशल के पिताजी ने भी बात का रुख मोड़ने का प्रयत्न किया था। क्या हुआ, सब ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं? तभी गौरिका वहां आ गई थी। कुछ नहीं, माँ को कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। कौशल हंसा था। बातें बाद में होती रहेंगी, हम लोग तो पिकनिक पर जाने वाले थे ना, चलिए ना, देर हो जाएगी। गौरिका ने कुछ ऐसे स्वर में अनुनय की थी कि सब हंस पड़े थे। सरला ने चटपट भोजन तैयार कर दिया था, थर्मस में चाय भर दी थी, पर जब गौरिका ने सरला से भी साथ चलने को कहा तो कौशल ने मना कर दिया था। माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें परिवार के सदस्यों के बीच गैरों की उपस्थिति रास नहीं आती, कौशल ने समझाया था। मैंने सोचा था कि वहाँ कुछ काम करना होगा तो सरला कर देगी। ऐसा क्या काम पड़ेगा, फिर मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। सच तो ये था कि खुद कौशल को भी परिवार में सरला की उपस्थिति हर समय खटकती थी, पर कुछ कहकर गौरिका को आहत नहीं करना चाहता था। कौशल के माता पिता कुछ दिन रहकर चले गए थे, पर कौशल की रेनू बुआ, जो उसी शहर के कॉलेज में व्याख्याता थी, दशहरे की छुट्टियों में अचानक आ धमकी थी। चूँकि कौशल घर में सबसे छोटा था, इस कारण वो बुआ का विशेष लाडला था। गौरिका से बुआ की खूब पटती थी, पर सरला को करता धरता बनी देख वो एक दिन चाय पीते ही बोल पड़ी थी, गौरिका, नौकरों से इतना घुलना मिलना ठीक नहीं है। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि तुम अपनी सुरक्षा को किस तरह खतरे में डाल रही हो। आजकल का समय बड़ा ही कठिन है, हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ बुआ जी, इसीलिए तो मैंने किसी पुरुष को काम पर नहीं रखा। मैं अपनी कार के लिए एक चालक रखना चाहती थी। अधिक भीड़भाड़ में कार चलाने से बड़ी थकान हो जाती है, पर देखिए हम दोनों स्वयं ही अपनी कार चलाते हैं। रेनू बुआ चुप रह गई थी। वो शायद बताना चाहती थी कि पुरुष हो या स्त्री, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। फिर भी उन्होंने गौरिका से ये आश्वासन जरूर ले लिया कि भविष्य में वो रुपए पैसे गहनों से सरला को दूर ही रखेगी। गौरिका ने रेनू बुआ का मन रखने के लिए
उन्हें आश्वस्त कर दिया, पर उसे सरला पर अविश्वास करने का कारण समझ में नहीं आता था। उसके अधिकतर पड़ोसी एक झाड़ू बर्तन वाली से काम चलाते थे, लेकिन वो सोचती थी कि उसका स्तर उन सबसे ऊंचा है। कौशल ने सबसे पहले गौरिका को पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। सिर पर घाव होने के कारण वहां टांके लगाए गए थे। निशा और शिखा ने गौरिका के पास रहने का आश्वासन दिया, तो कौशल घर आ गया और आते ही उसने अपने और गौरिका के माता पिता को सूचित कर दिया। कौशल ने रेणु बुआ को भी सूचित कर दिया। बुआ नज़दीक थीं और वो अच्छी तरह से जानता था कि उस पर आई इस आफत को सुनते ही बुआ दौड़ी चली आएंगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाकर कौशल दोबारा नर्सिंग होम चला गया था। सिर में टांके लगाने के लिए गौरिका के एक ओर के बाल साफ कर दिए गए थे। हाथ में पट्टी बंधी थी, पर वो पहले से ठीक लग रही थी। कौशल, मेरे कपड़े बदलवा दो, सरला से कहना अलमारी से धुले कपड़े निकाल देगी। गौरिका थके स्वर में बोली थी। नाम मत लेना उस नमक हराम का, कहीं पता नहीं उसका। तुम्हें अब भी ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारी ये दशा सरला ने ही की है। कौशल क्रोधित हो उठा था। क्या कह रहे हो? सरला ऐसा नहीं कर सकती। याद करने की कोशिश करो, हुआ क्या था तुम्हारे साथ? पुलिस तुम्हारा बयान लेने आने वाली है। गौरिका ने आंखें मूंद ली थी। देर तक आंसू बहते रहे थे। फिर वो अचानक उठ बैठी थी। मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं आज सरला के साथ बैंक गई थी। 50,000 रुपये निकलवाए थे। घर आकर सरला खाना बनाने लगी थी। मैंने उससे एक प्याली चाय बनाने के लिए कहा था। चाय पीने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। गौरिका सुबकने लगी थी। 2 दिन बाद तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें उपहार देना चाहती थी। तभी रेणु बुआ आ पहुंची थी। उनके गले लगकर गौरिका फूट फूट कर रोई थी। देखो बुआ जी, क्या हो गया? मैंने सरला पर अपनों से भी अधिक विश्वास किया, सभी सुख सुविधाएं दी। उसने मुझे उसका ये प्रतिदान दिया है। गौरिका बिलख रही थी। रेणु बुआ चुप रह गई थी। वो जानती थी कि कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक मुखर हो उठता है। वो ये भी जानती थी कि बहुत कम लोग दूसरों को ठोकर खाते देखकर संभलते हैं। अधिकतर को तो खुद ठोकर खाकर ही अकल आती है। सरला 50,000 रुपये के साथ ही घर में रखे गौरिका के गहने कपड़े भी ले गई थी। लगभग 5 माह बाद वो अपने 2 साथियों के साथ पकड़ी गई थी और तभी गौरिका को पता चला कि वो पहले भी ऐसे अपराधों के लिए सज़ा काट चुकी थी। सुनकर गौरिका की रूह कांप गई थी। कौशल, माँ बाप तथा घर के अन्य सभी सदस्यों ने उसे समझाया था कि भाग्यशाली हो जो तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो ऐसे अपराधियों का क्या भरोसा। इस घटना को 5 वर्ष बीत चुके हैं। फैशन डिज़ाइनर गौरिका का अपना बुटीक है, पर पति 3 वर्षीय बंटी और बुटीक सब कुछ गौरिका स्वयं संभालती है। दमयंती अब भी उसका हाथ बटाती है, पर सब पर अविश्वास करना और अपना कार्य स्वयं करना सीख लिया है गौरिका ने। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।